हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि चैप्टर 10 के बारे में। आई होप कि इससे पहले कि आपने चैप्टर 9 तक के सारे वीडियोस को देख लिया होगा और साथ में हमने एमसीक्यू भी आपको कराई दिया है, तो एमसीक्यू को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। एक चैप्टर और बचा है क्लास 6 का, उसके बाद ये क्लास 6 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग आगे के जो भी क्लासेस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग चैप्टर क्या देखने वाले हैं, एक नए साम्राज्य और राज्य। शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है कि क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। एक्चुअली जो अरविंद है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यही है अरविंद। तो ये इसके बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे लंबे अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, कहाँ से? तो इलाहाबाद, जिसको हम लोग वर्तमान में प्रयाग के नाम से जानते हैं, प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि या फिर मंत्री के रूप में कौन थे? तो हरिसेन थे। इन्होंने ही इसकी रचना की थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है, यानी प्रशस्ति संस्कृत शब्द है जिसका हम लोग अर्थ की बात करें तो प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे कि हमने अध्याय 9 में पढ़ा था, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ चुका था, यानी जैसे जैसे समय आगे बढ़ा उस तरह से इसका विस्तार बढ़ता गया और इसके महत्व भी बढ़ते गए। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। अब यहाँ पे देखिए कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया, जो कि आप अगर यहाँ पे पढ़ना चाहो तो योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या हमें ध्यान है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा गया, सबसे पहले ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? तो वीणा बजाते हुए राजा को, यानी कि समुद्रगुप्त को दर्शाया गया। आप इस पिक्चर को पढ़कर, मतलब पिक्चर को देख करके आप नीचे लाइन्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ते हैं इन सभी पॉइंट्स को कि यह मानचित्र इस प्रशस्ति के में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। पहला, मानचित्र में, अगर मानचित्र की बात करें तो यहाँ पे ये मानचित्र की बात कही जा रही है। इस मानचित्र में अगर आपको देखना होगा तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा मानचित्र, अगर आपके पास बुक होगा तो। सबसे पहले देखिए ये जहाँ पे आंतरिक है, ठीक है, आंतरिक मतलब कि जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है आंतरिक राज्य। बाहरी राज्य जो हमें ये वाला बाहरी राज्य, एक्चुअली ये मैंने पिक्चर को स्कैन किया तो ये थोड़ा सा आपका वाइट हो गया, लेकिन ये ब्लू कलर का है। तो ब्लू कलर ये वाला था और साथ में हमारा ये वाला था, जो ये हिस्सा देख रहे हैं ये ब्लू कलर का था। ठीक है, बाकी जो हरा रंग का है ये आप देख लीजिए, हरा रंग वाला क्या है? आर्यावर्त है। और जबकि यहाँ पे देखिए नगर और गुप्त वंश द्वारा जीते गए जो नगर है रेड कलर का डॉट डॉट करके दिखाया गया। तो ये आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं जो चीज़ें जानना है आपको। मानचित्र में हरा रंग जो क्षेत्र था ये आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उन पर अपना साम्राज्य में मिला लिया था। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्यावर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था, तो ध्यान रखिएगा टोटल 9 शासकों को। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, तो यानी आर्यावर्त के कितने शासक? आर्यावर्त के 9 शासकों को अपने अधीन किया, साथ ही साथ दक्षिणापथ के 12 शासकों को। बाकी यहाँ पे 2 पॉइंट्स और है, आप इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये हमारा तो हो गया पिक्चर और इसके बाद है वंशावली। इसमें देखिए एक विक्रम संवत के बारे में बात की गई है। जैसे 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाला विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा समुद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने धारण किया था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे, ये चीज़ याद रखेंगे। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के कह सकते हैं पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता के और माता के बारे में बताती है।
उनकी जो माता थी यानी कि समुद्रगुप्त की माता कौन थी? माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी, जबकि पिता चंद्रगुप्त वंश के यानी चंद्रगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुप्त वंश में वो पहला शासक कौन था जिसने कह सकते हैं महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। इसके दादा परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख मिलता है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा के रूप में उल्लेख किया गया, महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण किया था। इसके बाद है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जैसे कि आपको पता है हर्षवर्धन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमेशा एग्जाम्स पे रिपीट होते रहते हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह से कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा है हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है कि इस हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी थी हर्षचरित्र। हर्षचरित्र की रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने किया था। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया। चीनी यात्री जो स्वांगत्सांग यहाँ पे देखने को मिलता है, एक्चुअली ये कौन है? हेंत्सांग, जो हम लोग जानते हैं हेंत्सांग। ठीक है, हेंत्सांग इन्हीं के समय में आया हुआ था, जिसके बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ा है। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में ये रहे थे और उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण भी इन्होंने किया हुआ है। राइट, अब इसमें क्या है कि हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने थे। एक प्रश्न और याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित की थी? तो थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, जैसे यहाँ पे देखिए बहनोई जो थे कनौज, ठीक है, उनके बहनोई कनौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कनौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका था और पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो ये चीज़ याद रखना है क्योंकि यह कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे दक्षिण के जो राजवंश थे, जैसे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों तक से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का जो राज था वो कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर थी? चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यवसायिक केंद्र था, लेकिन धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन चुका था। यानी ऐहोल जो था वो धार्मिक केंद्र भी बन चुका था, जहाँ कई मंदिर थे। मंदिरों के शहर के रूप में भी हमने पढ़ा इसको। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों का निशाना बनाया जाता था, जो कि समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध जो कि चालुक्य शासक था, उसके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा जो रचित प्रशस्ति है उससे पता चलता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स और आपको जानने को मिलेगा, जैसे कि चालुक्य सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। और साथ ही साथ उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उसका जो दरबारी कवि था रवि कीर्ति, इससे हमें जानने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए। अब यहाँ पे कि रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाके में अपने अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। ठीक है, हर्ष मतलब खुशी, जैसे कि आनंद होता है, ये ध्यान रखना है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम आगे की कक्षाएं में पढ़ेंगे। फिलहाल अब हम आगे देख लेते हैं कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। तो पहले के राजाओं की तरह इन राज्यों के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी पहले हम राज्यों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ कॉमन था कि भूमि कर वो लोग ज़रूर वसूल करते थे, जो टैक्स के रूप में लेते थे। ठीक है, अगला है कि प्रशासन की प्राथमिक जो इकाई थी वो गांव होती थी, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाए।
उदाहरण के लिए आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रखा हूँ, देख लेते हैं। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों में बहुत बोलबाला था। इनमें जो नगर श्रेष्ठी होते थे, हो सकता है ऐसे पूछा था कि नगर श्रेष्ठी क्या होते थे, तो नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या फिर शहर के जो व्यापारी होते थे उनको कहा जाता था नगर श्रेष्ठी। सार्थवाह किसको कहते थे? सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले जो होते थे, काफिलों के नेता को कहा जाता था। और प्रथम कुलीग किसको कहते थे? तो इनको मुख्य शिल्पकार जो होते थे उनको कहा जाता था। कायास्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोगों को कहा जाता था। तो ये चारों आपको याद रखना है कि किसको क्या कहा जाता था। चलिए फिलहाल हम देखते हैं, इसमें एक नए प्रकार की सेना के बारे में उल्लेख किया गया कि कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह ही सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक की सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था, जो कि दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़े की देखभाल करते थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हमें कि दक्षिण के राज्यों में जो सभाएं थी उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है। इसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। यानी क्वेश्चंस डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि भूस्वामियों के संगठन को किस नाम से जानते हैं? सभा के नाम से जानते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ पर नामक ग्राम सभा के होते थे, यानी कि उर नाम का, ध्यान दीजिएगा, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम क्या होता था? तो नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम हो सकता है कंफ्यूज कर दे, नगर से संबंध करके आप टिक करो, लेकिन नगरम का अर्थ है व्यापारियों के एक संगठन का नाम था नगरम, राइट। चलिए इसमें हम क्या देखते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखा गया है कि उस जमाने में आम लोग, जहाँ पे देख सकते हैं कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास जो है वो अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए काफ़ी वो प्रसिद्ध है। इन नाटकों में से एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं जो थी वो प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए। उनका सबसे प्रसिद्ध जो नाटक है वो अभिज्ञान शकुंतलम। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो ये थे कालिदास, जिसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी को दिखाया गया। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुष्व्यवहार की बात भी कही गई है, जो कि आप इस नाटक के बारे में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम लास्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे कि चीनी यात्री जो फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। यानी जो फाहियान था वो इस तरह से लिखते हैं कि इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या फिर बाजार भी के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर के लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या फिर किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। ठीक है, तो ये कुछ स्थितियाँ थी, आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब उस टाइप का स्थिति यहाँ पे पैदा हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, बस ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। इस चैप्टर से हमने वो सभी चीज़ों को कवर किया। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से मतलब ये चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बारी है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, तो लगा लेते हैं, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तीनों को अच्छे तरीके से पढ़िए और गेस करिए कि सही आंसर क्या होगा। जो भी चीज़ें आपको ऊपर में बताई गई है उन्हीं से एमसीक्यू यहाँ पे रेडी किया गया। तो सबसे पहला है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है, जो कि ये पॉइंट्स भी सही है। तीसरा है कि इस अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं, इस अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही, इस वजह से राइट आंसर डी हो जाएगा। डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को हरा करके उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था।
बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से आपको बताया गया ऑलरेडी क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को हरा करके उनके राज्य को अपने साम्राज्य मिला था? तो हमने बात किया था 9 जो कि शासकों को, जबकि दक्षिणापद के 12 शासकों को। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की थी? जल्दी से कमेंट करते चलिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा, आप लोग उसका राइट आंसर गेस करिए कि क्या होगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग वीडियो को भी इंटरेस्ट के साथ देखते हैं और एमसीक्यू भी आप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला, यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले ध्यान से समझ लीजिएगा कि गुप्त वंश का पहला शासक, यहाँ पे पहला बात की जा रही है। वैसे हमने बात किया था ना कि चंद्रगुप्त ने भी धारण किया था और समुद्रगुप्त ने भी धारण किया था, लेकिन पहला पूछा जा रहा है इसलिए यहाँ पे चंद्रगुप्त बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। राइट। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की माँ का नाम क्या था? समुद्रगुप्त की माँ का नाम क्या था? समुद्रगुप्त को हम क्या जानते हैं? भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। बी.एस. स्मिथ ने इनको कहा था। और इनकी माँ का नाम कुमारी देवी, जो कि लिच्छवीगढ़ से संबंध रखती थी। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी, कुमारी देवी। अगला है कि नर्मदा नदी को पार कर की ओर, यानी यहाँ पे लखन नहीं, सॉरी दक्कन होगा, दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करने के दौरान हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने रोका था? हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने रोका था? तो ये रोका गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोका गया था नर्मदा नदी को पार। कभी कभी देखिए ध्यान रखिएगा कि पूछा था कि कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी था ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुने। देखिए पहला पॉइंट से कि पल्लवों का राज्य कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, बिल्कुल सही है। चालुक्यों का जो राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। इस वजह से राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन था? सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा बताइए कि कौन था? क्या हमने देखा था कि सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजाओं में राजा के अंतर्गत हमने देखा था जो कि पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी बन जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? जल्दी से गेस करिए, राइट आंसर नीचे कमेंट करते चलिए। तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि के रूप में हम जानते हैं यहाँ पे रविकृति, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के थे, जबकि हरिसेन समुद्रगुप्त का था। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा पात्र में किस प्रकार के द्रव पदार्थ को रखे जाते हैं? एम्फोरा पात्र में किस प्रकार के पदार्थों को रखा जाता था? तो इसमें शराब और तेल, इस वजह से ऑप्शन बी हो जाएगा, शराब और तेल। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन प्रसिद्ध कवि थे? गेस करिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद बताइएगा नीचे कमेंट करके, हम नहीं बताने वाले। बताइए कमेंट करके क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से व्यापारियों के संगठन का क्या नाम था? निम्न में से व्यापारियों के संगठन को हमने क्या देखा था, क्या नाम दिया गया था? तो ध्यान रखना है कि व्यापारियों के संगठन का जो नाम दिया गया था वो है आपका नगरम। नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नगरम। नेक्स्ट वन है कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखा था? हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र को किसने लिखा था? तो हर्षचरित्र को लिखा गया था किसके द्वारा? इनके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट के द्वारा, ऑप्शन ए, बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में किस धर्म की शुरुआत की थी? पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे इन्होंने किस धर्म की शुरुआत की थी? तो इन्होंने इस्लाम धर्म को स्टार्ट किया था। इस्लाम धर्म को, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, इस्लाम धर्म। अगला है कि इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? इसे हम लोग कुरान के नाम से जानते हैं। कुरान बिल्कुल सही आंसर होगा, जबकि बाइबल जो है वो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ होता है। अगला है कि अपने नाटकों में राज दरबार की जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए जो प्रसिद्ध थे वो कौन थे? वो कोई और नहीं, बिल्कुल कालिदास है। ठीक है, कालिदास, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था? ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को हम लोग किस नाम से जानते थे?
तो इन्हें हम सभा के नाम से जानते थे, सभा। ठीक है, सभा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सभा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना ये थे कौन? हरिसेन ने किया। हरिसेन, ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिसेन के द्वारा ये किया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत कितने साल पहले की थी? कितने साल पहले इन्होंने किया था? तो लगभग 1400 साल पहले, ऑप्शन बी हो जाएगा, लगभग 1400 साल पहले, ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि दक्षिणापंथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर आपको खुद ही बताना है। 19 का राइट आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए, 19 का सही आंसर क्या बनेगा, आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट वो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे? आर्यभट्ट किसके दरबार में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे? गेस कर लीजिए, अंत भला तो सब भला, सही आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इन्हों को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर 10 को कंप्लीट किया। आई होप कि आप लोगों को ये जो चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने बाकी के चैप्टर्स को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और सभी का एमसीक्यू भी हमने चैप्टर के एंड में, वीडियो के एंड में आपको करा दिया। साथ ही साथ जो लोग इन सभी का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर बुक का पीडीएफ मिल जाता है, और जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है वो हम अपने एप्लीकेशंस पे डालते हैं। तो जो लोग एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं किए, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। और अभी फिलहाल में काफ़ी अच्छा सेल चल रहा है, तो जाकर के आप अपने पसंद के कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि सेल में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।